हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सबको पता है हमने पहली यूनिट की जो बाल विकास है उसको पूरा कर लिया है। कल की क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्न जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं उनको सोल्व किया था। केवल दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमें ये बताया कि सर 20 में से एक बच्चे के 16 क्वेश्चन सही हुए और एक बच्चा जो है उसके 15 क्वेश्चन सही हुए। वो बच्चे जो अपने मार्क्स चेक तो किए हैं लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया सर कितने सही हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको खुद को तो पता ही है ना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, है ना। और अगर जिसमें कहाँ आपको लग रहा है ना कि कोई गलती रह गई मेरी, उस गलती को आज वाली क्लास में सुधारो। और आज देखते हैं वही आपने 20 क्वेश्चन हैं, उनमें से आप देखो कि आपके कितने सही हो रहे हैं, है ना। कल मैंने आपको एक प्रश्न दिया था कि आप इसको देखो, अच्छे से समझो और इसका सही उत्तर जो है वो आप हमें बताओ। और वो उसी प्रश्न से अपन आज शुरुआत करने वाले हैं, जो कल प्रश्न दिया था उसी से अपन शुरू करने वाले हैं। तो पहला जो अपना प्रश्न रहेगा वो है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, है ना। पहला प्रश्न ध्यान से सुन लो, कल का दिया हुआ है, इसका सही उत्तर बताओ कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम खालिस्तान से खालिस्तान तक है। समझ रहे हो क्या? कल हमने जो पढ़ा था उसी में से ये प्रश्न बनाया हुआ है, और जिस बच्चे ने ये प्रश्न सही कर लिया, मान लो उसको वो यूनिट समझ आई है। और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। तो पहला है परिष्कृत, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म चालक विकास से अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास की ओर। दूसरा होता है शीर्षगामी अधोगामी। तीसरा है अधोगामी शीर्षगामी। और अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। इसकी जो भाषा है वो जटिल जरूर है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो हम खूब पढ़े हैं इस बात को। और पढ़ा भी क्या, देखो हमने पढ़ा था चालक विकास, चालक भी बोल दो, गामक भी बोल दो, और हमने यांत्रिक विकास भी कहा था, इसको कहा था क्या। और इसमें हमने पढ़ा था कि जो मांसपेशियां हैं, जो शरीर का संतुलन है उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है बालक। इसमें भी हमने दो प्रकार से पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था स्थूल और एक हमने पढ़ा था सूक्ष्म। जैसे मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण शरीर जो है, उस संपूर्ण शरीर के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना स्थूल है, जबकि एक प्रत्येक अंग का उपयोग करना वो क्या कहलाता है, सूक्ष्म है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चा दौड़ता है, बच्चा दौड़ता है, बच्चा चलता है, बच्चा तैरता है। तो ये जो गतिविधियां जितनी भी हैं, पूरे शरीर की जो गतिविधियां हैं, नृत्य करता है, ये सारी गतिविधियां कैसी हैं, स्थूल है। जबकि अगर सूक्ष्म की अपन बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि बच्चा जो है वो सुई में धागा पिरोता है, सुई में धागा। बच्चा जो है वो अपने दो अंगुलियों और एक अंगूठे की सहायता से लिखता है, लिखना। तो ये कैसी घटनाएं हैं, सूक्ष्म है। तो पहले क्या सीखता है, पहले स्थूल और फिर सूक्ष्म। पहले क्या करेगा, स्थूल और फिर क्या करेगा, सूक्ष्म। और मैंने ये बातें आपको बताई भी थी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बालक का विकास होता है। तो सामान्य का मतलब स्थूल और विशिष्ट का मतलब सूक्ष्म। सामान्य मतलब नॉर्मल सभी गतिविधियां करता है, मतलब सामान्य सी चीजें, लेकिन विशेष उनका उपयोग जो है वो सूक्ष्म कौशल है, सूक्ष्म चालक है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा स्थूल से और सूक्ष्म चालक विकास रहेगा 4 नंबर। कितने बच्चों का सही है जरूर देखना। अच्छा प्रश्न है, लेवल का प्रश्न है, आपको बहुत अच्छे से अगर आप दिमाग लगाओगे तब जाकर ये प्रश्न सही होने वाला है, अदरवाइज आपसे ये प्रश्न सही नहीं होगा। जो केवल हवा में पढ़ते हैं वो हवा बनकर रह जाएंगे, यहाँ उनका प्रश्न ही नहीं बैठेगा सही, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अगला जो है अपना
वो कहता है कि शरीर के केंद्रीय भाग से, पहला प्रश्न है अच्छे से देखना, कि शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्र अंगों की ओर विकास दर्शाता है। ठीक है ना। किसमें आया हुआ प्रश्न है, सी टेट 2018 में आया था प्रश्न। और इसके देखो उत्तर देखो, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को, मध्य से बाह्य विकास के सिद्धांत को, सोपानीय विकास के सिद्धांत को और विकिरणीय विकास के सिद्धांत को। अब आपको लगेगा कि सर जो चीजें आपने लिखवाया नोटबुक में, जो नोटबुक में आपने लिखवाया वो शब्द यहाँ कोई नहीं है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी साइकोलॉजी का पेपर सोल्व करो तो उसकी सेकंड लैंग्वेज जो आती है, अंग्रेजी भाषा जो है, उसको जरूर चेक करना। ठीक है ना। अब देखो इसमें हमने देखा है कि केंद्र से परिधि, देखो केंद्रीय भाग से परिधियों की ओर, और मैंने कल ही बताया था विकास क्रम का सिद्धांत बताया था ना। और कुप्पू स्वामी ने कहा था शीर्ष से पैर की ओर और केंद्र से परिधि। शीर्ष से पैर होता है सिफेलोकोडल और केंद्र से परिधि होता है प्रोक्सिमा डिस्टल। और ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है प्रोक्सिमा डिस्टल। पकड़ जाते, मतलब ये जरूरी नहीं है हिंदी वाले शब्द आपको सही समझ आए, लेकिन इंग्लिश में देखो प्रोक्सिमा डिस्टल साफ साफ लिखा हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी, मध्य से बाह्य विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। सही हुआ ना आपका। देखो एक टेक्निक होती है, एक तरीका होता है प्रश्न सोल्व करने का, और वो तरीका अगर आप पहचान गए ना तो एग्जाम में आपके लगभग प्रश्न सही होंगे, है ना। वो आपके दिमाग के साथ ही तो खेलता है। एग्जाम में एग्जामिनर जो है वो आपके दिमाग के साथ ही खेलता है, उसको अलग से कुछ थोड़ी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य से बाह्य, जिसको अपन कहते हैं प्रोक्सिमा डिस्टल विकास के सिद्धांत को। ठीक है, आगे बढ़ो। जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम है, तो मान लो कोई एक क्षेत्र में उसकी क्षमता कम है, तो वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता। नहीं, प्रभावित तो करता है, ये गलत बात है। इसका अर्थ विकास के किसी क्षेत्र में कोई विलंब नहीं है, गलत बात है। ये नहीं वाली बात तो होगी नहीं। अगर क्षमता कम है तो वो प्रभाव तो जरूर डालेगी, है ना। ये दो बातें तो कंफर्म है। विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसका बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं, ये वाली बात भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। देखो कह क्या रहा था कि जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम है, मान लो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर है, तो क्या उसका प्रभाव बालक के विकास पर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा नहीं। तो ये कह रहा है कि नहीं, नहीं वाली बात तो गलत है, तो तीनों में नहीं है। अगर आपको प्रश्न नहीं भी आता तो भी आप ऑप्शन से सही कर देते इसको, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है, पड़ता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं अपन। वो कहता है, ये आ गया देखो कि एग्जाम कौन सा है, सीटेट 2016 में आया हुआ प्रश्न है कि विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है और कैसे आगे बढ़ता है, वो अपन देखते हैं। तो देखो जिस बच्चे को ये बात समझ नहीं आई ना, सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत, तो यहां देखोगे ना, देखो सीफेलोकोडल लिखा हुआ है ना, सीफेलोकोडल खूब अच्छे से मेरा समझाया हुआ है। तो ये जो सिफेलोकोडल सिद्धांत है, ये क्या करता है, सिर से पैर की ओर। दो प्रश्न आ गए आपके एग्जाम में, देख लो सामने, आंखों के सामने। अब इस पे डिपेंड आप पे है कि आप इन प्रश्नों को कैसे सही कर पाते और कैसे नहीं कर पाते। भाषा अगर आपने समझ ली तो आप कहीं गलती नहीं करोगे, और अगर आपने भाषा नहीं समझी तो आप इनमें गलती करोगे। ठीक है, तो ये देखो अपना राइट रहेगा सिर से पैर की ओर। कौन सा पूछ रहा है, सिफेलोकोडल। कैसा पूछ रहा है, सिफेलोकोडल। अगला जो प्रश्न है वो कहता है खालिस्तान, खालिस्तान दिया है, पूछ रहा है कि महीनों की आयु के बीच, मतलब यहां कुछ महीने आएंगे, उन महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं।
और ये मैंने आपको भाषा विकास पढ़ाया था, बालक का भाषा विकास, और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि बच्चों का जो भाषा का विकास होता है वो कैसे होता है, और उसमें मैंने स्मिथ का वर्गीकरण भी दिया था ना। तो देखो 18 से 24 माह, 24 से 30 माह, 30 से 36 माह और 12 से 18 माह एग्जाम था सीटेट का 2018 का, उसमें ये प्रश्न आया है। तो राइट आंसर रहने वाला है 18 से 24 माह। छोटे मोटे शब्द जोड़ तोड़कर वाक्य बना लेता है, और मेरा लिखवाया हुआ आपकी नोटबुक उठाना और उसमें यूं का यूं ये लिखवाया हुआ प्रश्न, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है। यानी ये जो प्रश्न है भाई अच्छा लगा मुझे, तो ये आपको पढ़ाया नहीं है ना, लेकिन ये प्रश्न आया हुआ है एचटेट 2018 में। एचटेट 2018 में प्रश्न आया था, और ये ब्रोका क्षेत्र है मस्तिष्क का। तो हो सकता है एग्जाम में यूं का यूं रिपीट हो जाए, तो इसका याद रखना, ये जो है यह मस्तिष्क के बाएं फ्रंटल लोब में स्थित होता है, बिल्कुल होता है। यह व्याकरण संबंधी प्रक्रियाओं में सहायता करता है। यह भाषा उत्पादन का कार्य करता है, और यह शब्दों के अर्थ समझने में मदद करता है। ये बात इसकी सही नहीं है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, डी। राइट आंसर रहेगा डी वाला। ओके, अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन कर लेना, बहुत हो सकता है यूं का यूं छपा हुआ आपको एग्जाम में मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है अपना वो देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है। बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है, कौन कहता है ये, याद करो, देखें। ये कहता है पियाजे, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तभी तो उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, और प्रत्येक अवस्था में जो विकास है वो अलग अलग तरीके से है, एक जैसा नहीं है ना। तो किसने दिया था, पियाजे ने दिया था ये सिद्धांत। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया है पियाजे ने। तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ओके, फिर देखते हैं अपन आगे। और अगला जो है अपना वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का प्रकार नहीं है। नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का प्रकार नहीं है, और ये एच टेट 2018 में बताया है ना। रिफ्लेक्स मैंने बताया था, संवेदी पेशी अवस्था है, उसमें 6 उप अवस्थाएं दी थी, उनमें से एक अवस्था जो है वो रिफ्लेक्स की थी। याद करो, देखे थोड़ा सा, है ना। तो इसमें से बालक की कौन सी नहीं है, नवजात शिशु। अगर भाई साहब देखो सीधी सी बात है, अगर एक पर्सन में अगर यो भी नहीं पता हो तो रिफ्लेक्स किए हुआ है, कुछ भी नहीं पढ़ेड़ो, मनोविज्ञान भी नहीं, तब भी ते देख लेता बच्चों के स्व नवजात, ठीक है। तो वो की कार चलाओ बोले, अरे छोटो टावर की कार चला सकता है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी, कार चलाना, ठीक है, कार चलाना। अब आ जाओ अगले प्रश्न पे, और अगला जो प्रश्न है अपना वो रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीपस्थ विकास का खेल के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये समीपस्थ विकास का खेल जो है ये आपको याद होगा जेडपीडी और इसके फोल्डिंग के बारे में, इसके फोल्डिंग के बारे में हमने बात की थी। ये सिद्धांत किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था। समीपस्थ विकास का सिद्धांत भी कहते हैं जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, और मैंने इसमें बताया भी था इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है ना। याद आ रहा है, कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो इसमें देखो वाइगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा है, और यह बच्चे की सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है। यह उन कार्यों क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता के पूरा नहीं कर सकता, और न ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है। मैंने बताया ना पहले, वो बच्चा जो है वो अपने पास के लोगों से सीखता है, और फिर वो स्वतंत्र रूप से करता है। और यह उन कार्यों की उच्च सीमा जिसे बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ये बात गलत है, स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता वो,
पहले वो बड़ों से सीखता है, फिर उसको वो व्यवहार दोहराता है, फिर उसका रिजल्ट देखता है और उसका रिजल्ट सकारात्मक है तो उस अनुक्रिया को सीख लेता है। ठीक है ना? तो ये रहेगा अपना, इसका उत्तर सही कौन सा है? यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिसमें बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। याद करो, उसमें स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। शब्दों को पढ़ोगे तब आपको लगेगा आसान भाषा है, लेकिन इन शब्दों को आप पढ़ोगे तब लगेगा कि इसमें माइनर आप कहां गलती कर रहे हो। खेल शब्दों का है, शब्द समझ में आ गए, प्रश्न समझ आ गया। ठीक है ना? आपको डाउट में डालेगा, देखो ये प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। और अगला जो प्रश्न है अपना, वो क्या कहता है कि एक किशोर अपने बाएं हाथ से कार्य करता है, जैसे खाना लेना या लिखना। इस विकास का कारण है विकासात्मक व्यवहार। कारण क्या है? विकासात्मक व्यवहार। उसका जैसे विकास हुआ है, वो विकास उसको ये काम करने के लिए आगे बढ़ा रहा है। समझ गए ना? तो इसका पीछे क्या है? विकासात्मक व्यवहार। आगे बढ़ो। अगला जो प्रश्न है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। भाई मुझे यहां जो प्रश्न सही लग रहा है हमारी भाषा के अकॉर्डिंग, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। क्यों? क्योंकि इसमें एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। सहयोग करेंगे तो बच्चा सीख जाएगा। ये वही सिद्धांत आ गया वाइगोत्स्की का। किसका सिद्धांत है? वाइगोत्स्की ने दिया था। याद आ गया, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग। तो बच्चे को जब सहयोग देंगे तो वो क्रियाएं सीख जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है अपना वो देखते हैं। वो क्या कहता है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है किसकी? मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सिखाने की और मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। देखो ये तो थोड़ा गलत है, बाकी तीनों मुझे ठीक लग रहे हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है वो अपने को बताना है। तो देखो, घुलने मिलने तथा समायोजन की है, ठीक बात है। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, ठीक बात है। लेकिन सबसे सही है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। अगर मूल्य सही होंगे, विश्वास होगा तो घुल लेंगे, मिलेंगे, मित्रों के साथ रहेंगे, रिश्तों में विश्वास तभी होगा। इसमें ये दोनों बातें निहित हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और ये जो एक आपके एग्जाम है 2015 सीटेट में आया हुआ प्रश्न है ना? बीच बीच में भाई बताना भूल गया मैं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आपका समय ज्यादा खराब नहीं हो, अपने फटाफट अपने प्रश्न करें, है ना? आपका जो कीमती समय है वो बर्बाद नहीं हो, इसलिए अपन चाह रहे थे कि आपके जो प्रश्न है वो फटाफट हो जाएं और आप रिवीजन कर पाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला जो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? गौण का मतलब जो दिखाई नहीं देते, जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। एक तो मुख्य वाहक होते हैं, एक गौण वाहक। अदृश्य जो होते हैं, मिस्टर इंडिया टाइप के जो चीजें हैं ना, जो दिखाई तो नहीं देते लेकिन करते सब कुछ है, वो होते हैं गौण वाहक। तो देखो, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। तो भाई निकटतम परिवार के सदस्य तो गौण नहीं होते, वो तो सबसे ज्यादा समाजीकरण में सहयोग करते हैं ना। परिवार और रिश्तेदार, परिवार तो मुख्य कारक है, यहां भी परिवार मुख्य कारक है, तो विद्यालय और आस पड़ोस ये गौण वाहक है। अगर बच्चा अगर बच्चा विद्यालय और पास पड़ोस में नहीं रहेगा तो भी उसमें सामाजिकरण तो होगा, परिवार से होगा, और उनके जो रिश्ते हैं, परिवार के जो निकट के रिश्ते हैं, उनमें उसका सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है। अब ये प्रश्न जो है आप ध्यान से देखो, आपको ऐसे लगेगा अरे कुछ नहीं है। ये प्रश्न आपको ऐसा लगेगा कि नहीं रे कुछ भी नहीं है, इस प्रश्न में तो कुछ नहीं है, क्या प्रश्न पूछा है। और मैं कह रहा हूं इसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलती करेंगे,
सबसे ज्यादा जो गलत होने वाला प्रश्न है वो यही है। देखो सीटेट 2016 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको हल्के में मत लेना। इसका राइट आंसर रहेगा विद्यालय और पास पड़ोस। गौण वाहक है, गौण वाहक। मुख्य वाहक तो परिवार है, ठीक है ना। तो इसका मुख्य वाहक क्या है? परिवार। आगे बढ़े क्या? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? आ गया ना प्रमुख, प्रमुख परिवार है। प्रमुख कारक कौन सा है? परिवार। आ गए आपके सामने। अगला जो प्रश्न है वो है अपना कि बच्चों के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो सामाजिकरण में इसकी भूमिका नहीं है? चलो बताओ, फटाफट बताओ, इसमें कौन सा है? अपना उत्तर देखो, देखे कौन सा है। विद्यालय है, परिवार है, भौतिक आधारभूत संरचना है और मीडिया है। अब दो तो सही है, ये बातें तो दोनों सही। इन दोनों में से गलत कौन सा है? चलो बताओ देखें, इन दोनों में से गलत कौन सा है? बताओ देखें। इसमें देखो मीडिया जो है वो आपके सामाजिकरण को प्रभावित करता है। करता कौन सा नहीं है? भौतिक आधारभूत संरचना जो है वो आपके विकास को प्रभावित नहीं करता है। जो मीडिया है वो आपको प्रभावित करता है, क्योंकि आजकल जो बच्चा है वो जन्म लेने के बाद उसका परिवार, आस पड़ोस जो भी है वो उस मोबाइल के अंदर है। तो जो मीडिया है वो प्रभावित करता है, इस बात को याद रखना। प्रभावित कौन नहीं करता? भौतिक आधारभूत संरचना। इसका मतलब जो आपने घर पे मकान बना रखे हैं, दीवारें कैसी हैं, भौतिक रूप से आपका मकानों का स्ट्रक्चर कैसा है, वो बच्चे के सामाजिकरण को प्रभावित नहीं करता। ठीक है ना? सही है, समझ में आया? देखो प्रश्न कैसे हैं, लग रहे हैं आसान है। कहते हैं ना दिखन में छोटो लागे घाव करे गंभीर, वही कहानी है। दिखने में आसान है लेकिन ये जब गलत होते हैं ऐसे प्रश्न तो दुख बड़ा होता है कि यार ये प्रश्न मैंने गलत कर दिया। ध्यान से पढ़ना इन प्रश्नों को, ध्यान से पढ़ना और फिर इनको सोल्व करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला। और अगला जो है अपना प्रश्न वो है, देखो बहुत शानदार प्रश्न दिया है भाई, बहुत प्यारा प्रश्न दिया है। ध्यान से पढ़ो इस प्रश्न को, पढ़ो देखें। कथन दिया है कि 4 वर्षीय एक बच्ची है रिया, लंबे और चौड़े दो बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। मैंने उदाहरण भी दिया था, कुछ याद आ रहा है? जीन पियाजे पढ़ाया था, 4 अवस्थाएं बताई थी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बताया था और वहां बताया भी था। पुरानी क्लास है अपनी जीन पियाजे की पूरी, उस क्लास में देख लेना चाहिए, यूं का यूं आपका प्रश्न बताया हुआ है। फिर कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है और इनमें से सही विकल्प चुनना है। एग्जाम था सीटेट 2022 और आया हुआ प्रश्न आपके सामने। कहता है कि ए और ब दोनों सही हैं और ब ए की सही व्याख्या करता है। ए और ब दोनों सही हैं लेकिन ब ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन ब गलत है और ए और ब दोनों गलत है। अब देखो मैंने कल इसी में से आपको कल एक प्रश्न भी दिया था कि अपलटावी अवस्था बताया था ना मैंने, कल होमवर्क भी दिया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चा जो है उलटने पलटने की जो क्रियाएं होती हैं उनको नहीं उत्क्रमणशीलता, मैंने बताया था ना उत्क्रमणशीलता। तो जो बच्चा बता नहीं पाता है, जैसे आपने बच्चे को कह दिया और आपने कह तो दिया कि 2 + 2 4 होते हैं, तो 2 × 2 कितने होते हैं वो नहीं बता पाएगा। ये जो है ये अपलटावी अवस्था है और ये जो है ये अपनी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का ही गुण है। अपलटावी अवस्था जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, नोट करवा रखा है मैंने। कल के एग्जाम में भी यहाँ से जीन पियाजे से प्रश्न आया हुआ है, आज भी आया हुआ है। इसका मतलब जीन पियाजे इंपॉर्टेंट है, रटले जरूर आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें जो है अपना राइट आंसर जो रहने वाला है वो कौन सा रहेगा कि बताओ देखें, फटाफट बताओ क्या रहेगा। हम्म
इसका राइट आंसर रहेगा ए और वो ब दोनों सही है, ब ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि 4 साल का जो बच्चा है, याद करो कि मैंने जन्म से 2 वर्ष संवेदी पेशी अवस्था बताई थी, और 2 से 7 वर्ष जो है वो मैंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई थी। तो 2 से 7 वर्ष का बच्चा कहाँ है? पूर्व संक्रियात्मक, और इसका ही गुण है अपलटावी चिंतन या अपलटावी अवस्था, जिसमें कार्य और कारण में संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए और ब दोनों सही हैं, और ब ए की सही व्याख्या करता है। ये किसने कहा है? तो ये जीन पियाजे कहता है कि दूसरी अवस्था जो है, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, उसकी विशेषता है। कितना प्यारा प्रश्न है, बहुत मजेदार प्रश्न है। जो बच्चा पढ़ेगा वो ही सही कर पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है? वो कहता है कि किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़ लो रे भैया, कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें देखो, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल गलत बात है, एक समान तरीके से प्रवेश नहीं करते भाई। विभिन्न संस्कृतियों का, मैंने बताया था, संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, संस्कृति का, समाज का, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये हमारे वातावरण के अंग हैं, और इनका प्रभाव पड़ता है। जिस संस्कृति में आप रहते हो उस संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। पाश्चात्य संस्कृति के जो बच्चे हैं वो पहले एडल्ट हो जाते हैं, और हिंदू संस्कृति जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति में बच्चे जो हैं वो थोड़ा बाद में एडल्ट होते हैं। संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से कभी भी किशोर अवस्था में प्रवेश नहीं करते। किशोर अवस्था एक सामाजिक रचना है, बिल्कुल ठीक है। किशोर अवस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है, ठीक बात है। और फिर है किशोरावस्था बचपन और व्यस्तता के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञान और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। ये तीनों बातें जो हैं वो सही हैं, जबकि ये गलत है, और ये पूछ रहा है गलत वाली बात। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अपना फर्स्ट वाला। ठीक है, देखें आगे अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, जो बिना काम की एजेंसी है? देखो, इसका उत्तर बताओ भाई। बहुत अच्छा प्रश्न है। सार्वजनिक पुस्तकालय है, स्वास्थ्य क्लब है, परिवार है, इको क्लब है। सी टेट 2024 में आया हुआ प्रश्न है कि निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है? हैं? देखो देखें, इसका राइट आंसर होगा सार्वजनिक पुस्तकालय। देखो, सामाजिकरण तब होता है जब आप दो व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करते हो। बहुत से बच्चे इसमें कहेंगे सर आप गलत बता रहे हो, इसका ये नहीं होगा उत्तर। यही तो कहता हूं कि एग्जाम में भी आपके साथ ऐसा ही होता है, खुद की गलती स्वीकार नहीं कर पाते आप। आपको लगता है कि नहीं, एग्जामिनर ने प्रश्न ही गलत बनाया है। अरे प्रश्न गलत नहीं बनाया, आपने उत्तर गलत चूज किया है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखो, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब, परिवार और इको क्लब। तो स्वास्थ्य क्लब में आप जाओगे तो वार्तालाप करोगे, परिवार के साथ रहोगे वार्तालाप करोगे, इको क्लब जाओगे वार्तालाप करोगे, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय जाओगे तो वहां पुस्तकें पढ़ोगे, बात थोड़ी करोगे एक दूसरे के साथ। तो उसमें सामाजिकरण जो है नहीं हो पाता है। हाँ, सार्वजनिक वाचनालय अगर होता तो ये सही था, लेकिन ये पुस्तकालय है तो वहां पुस्तक पढ़ोगे आप किसी के साथ संबंध थोड़ी बनाओ, किसी के नंबर थोड़ी लोगे, किसी की इंस्टा आईडी थोड़ी लोगे कि हाँ रात को अपन चैट करेंगे। हैं? आजकल वाले तो ले लेते हैं, लाइब्रेरी में जाते ही इसलिए हैं कि किसी के नंबर मिल जाए। तैयार हो गए, परफ्यूम वर्फ्यूम लगाए, लड़के तो इसीलिए जाते हैं कि कोई दिख ही जाए, आंखें हरी भरी हो जाए। हैं? तो वहां सामाजिकरण नहीं होता है। तो ये है सार्वजनिक पुस्तकालय, है ना। आजकल के जो लड़के हैं वो लाइब्रेरी जाते इसलिए हैं कि आंखों को तो कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। हम्म चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न ये कहता है कि शैशव काल की अवधि है, पीरियड ऑफ इन्फेंसी। ध्यान से सुन लो, पूछ रहा है शैशव काल, शैशव अवस्था नहीं पूछ रहा है। शैशव काल की अवधि है, सीटेट 2015 में आया हुआ प्रश्न है, और अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में छप सकता है, देख लो अच्छे से। इसका राइट आंसर रहेगा जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष जिसे है उसे इन्फेंसी पीरियड कहते हैं।
शैशव काल कहते हैं। और आप कमेंट करके ये बताओ स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की थी और कब की थी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति के शिक्षण हेतु अध्यापक को आवश्यक भ्रमण करना चाहिए। अगर बच्चा जो है उसको टीचर पढ़ा रहा है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके लिए अगर शिक्षक कहीं भ्रमण करने जाए तो कहां जाए, प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में जाए या पुरातात्विक संग्रहालय में जाए या चिड़ियाघर में जाए या जीव संरक्षण उद्यान पशु अभ्यारण्य में जाए। भाई अगर आपको मान लो आप शिक्षक बन गए, शिक्षक बनने के बाद में आपको पढ़ाना है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसको सीखने के लिए आप कहां जाओगे इनमें से घूमने। तो जीवन की उत्पत्ति देखेंगे तो पुरातत्व स्रोत जो है हमारे वहां तो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा पुरातात्विक संग्रहालय। अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। ये आपके मानसिक स्तर को दर्शाएगा। ऐसे प्रश्नों में आपका सिलेक्शन होगा, इन्हीं प्रश्नों से आप वंचित रह जाओगे, है ना। आगे देखते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन का समय कौन सा है, किशोरावस्था। बचपन से वयस्क में आप जाते हो तो यानी बचपन का मतलब बाल्यावस्था। इसने बाल्यावस्था की जगह शब्द क्या लिखा, बचपन। तो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन का समय कौन सा है, वो आपकी है किशोर अवस्था। कैसी अवस्था है, किशोर अवस्था। ठीक है ना। राइट आंसर क्या रहेगा, किशोर अवस्था। कितने परसेंट सही हुए हैं, अरे कितने परसेंट सही हुए, ईमानदारी से बता दो। हैं, सही हुए हैं। चलो तो देखते हैं, कमेंट करके बताना कितने परसेंट 20 में से सही हुए। ठीक है। अब कल का होमवर्क जो है वो आपको देता हूं, प्रश्न को ध्यान से सुन लो। प्रश्न है कि निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। इनमें से क्या करेंगे जिसमें कि स्थूल गामक कौशल का उपयोग करेंगे। ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करता है, या पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना है, या सुई में धागा डालना है, या चलना और दौड़ना है। इसका राइट आंसर मुझे बताना और आप भी देखना कि आपका सही है या नहीं है। और अपने जो 20% थे आज तो 22 हो गए, क्योंकि एक हमने पहले कर लिया कल वाला और एक आपको कल के लिए नेक्स्ट डे के लिए हमने आज ये प्रश्न आपको दिया है। तो कैसे रहे अपने प्रश्न, कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हुए। और कोई बात अगर आपको समझ नहीं आए ना तो डायरेक्ट मैसेज में लिख दिया करो, सर ये वाला प्रश्न है, ये समझ नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन करना। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपन आराम से पढ़ने वाले हैं। एक क्लास आपको और क्वेश्चन देंगे जिसमें आपसे इस यूनिट में जो एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कौन कौन से बन सकते हैं वो पूछे जाएंगे। तो कल अपन प्रयास करते हैं कंप्लीट इसके एमसीक्यू करने की, फिर अपन सेकंड यूनिट शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए, रिवीजन करते रहिए और अपनी पढ़ाई मजबूत कीजिए। बाकी सब्जेक्ट है उनको भी पढ़ते रहना, स्वस्थ रहना। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।